गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? माई सेल्फ डॉक्टर डी.एन. गुप्ता। और बच्चों, इस समय हमारी, जैसे कि आपको पता है, यूनिट नंबर 2 चल रही है। यूनिट नंबर 2 का ये जो चैप्टर है, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, आज इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का आज ये है लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करनी है, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें हमें बात करनी है एनिमल टिश्यू की। कितने तरीके के एनिमल्स टिश्यू होते हैं, टाइप्स उनका देखना है, उनका डिस्क्रिप्शंस देखना है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब के बारे में बात करनी है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की, कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है। फिर 3 ऑर्गेनिजम्स यहां पर दिए गए हैं, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग। फिर इनकी प्रॉपर हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों, हमें स्टार्ट कहां से करना है? एनिमल टिश्यू को। तो चलिए, हमारे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या कहता है, पहले इसको देख लेते हैं। कहता है जो प्रीसीडिंग चैप्टर्स थे, जैसे कि आप पहले पढ़ के आए, आपने देखा था जैसे एनिमल किंगडम में कि आपका जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोनों तरीके के होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं। आप देखिए एनिमल किंगडम में यहां पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, इनके अंदर जितने भी फंक्शंस होते थे, चाहे वो फंक्शन डाइजेशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, रिप्रोडक्शन का हो, वो सिर्फ ये सारे फंक्शन एक सिंगल सेल के द्वारा ही होते थे। क्या कह रहा है कि एनिमल किंगडम में आपने दोनों तरीके के एनिमल्स की स्टडी करी है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के केस में आपने देखा कि चाहे डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, सारे के सारे फंक्शन एक सिंगल सेल के द्वारा हो रहे हैं। लेकिन जब आप मल्टीसेलुलर एनिमल की तरफ जाते हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स की ओर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर यही जो सेम बेसिक फंक्शन है, इन फंक्शंस को करने के लिए एक पूरा डिफरेंट ग्रुप्स होता है, किसका? सेल्स का। और वो पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है मैनर में, और प्रॉपर तरीके से इन्हीं फंक्शंस को वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर करवाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अगर हम बात करें एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की, जैसे एग्जांपल के रूप में हाइड्रा है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिलेंगे और उनकी जो संख्या होगी सेल्स की, प्रत्येक टाइप्स में वो थाउजेंड्स होगी। थाउजेंड्स ऑफ सेल्स मिलके एक प्रॉपर टिश्यू बना रहे होंगे और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। एक टिश्यू दूसरा फंक्शन कर रहा होगा, दूसरा टिश्यू तीसरा फंक्शंस कर रहा होगा। अगर हम सिंपल बॉडी ऑर्गेनिजम्स की बात करें, दूसरा कह रहा है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, जो कि एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है और इसमें बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी होती हैं और इसमें वेरियस फंक्शंस परफॉर्म होते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के द्वारा। जैसे अगर हम बात करें तो पहले होता है सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। कई ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और कई ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी या एक ऑर्गेनिज्म। तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे आप बढ़ जा रही है, तो वहां पर जो सारे फंक्शन एक सिंगल सेल में हो रहे थे, वही फंक्शंस जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है एनिमल्स का, वहां पर ये फंक्शन बिलियन ऑफ सेल्स मिलके ये फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, जैसे कि जो सेल्स हैं, दीज सेल्स जो बॉडी वर्क साथ में करती हैं, कैसे, जरा इसको समझना है। अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर एनिमल्स की, तो एक ग्रुप जो होता है सिमिलर सेल्स का, इसके साथ उसमें जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं वो भी सेम होते हैं, और ये अगर एक स्पेसिफिक फंक्शंस को अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ सेल्स हुआ, एक जैसे सेल्स हैं, उनके अंदर का जो मटेरियल है एक जैसा है और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को बच्चों हम एक टर्म देते हैं और इसी को हम बोलते हैं टिश्यू। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं टिश्यू। ओके, तो टिश्यू की डिफिनेशंस क्या हुई आपने देख लिया। चलिए इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, पेज को ऊपर करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। चलिए, तो टिश्यू की जो डिफिनेशंस थी प्रॉपर आपने समझा इस पैराग्राफ में।
नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, आप सरप्राइज हो सकते हैं ये जान के, क्या जान के, कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू के मिलके बने होते हैं। तो पहले पैराग्राफ में आपको टिश्यू की डिफिनीशन बताई गई और सेकेंड पैराग्राफ ये कह रहा है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं, चाहे ह्यूमन हो या कोई एनिमल्स हो, इसमें मुख्यतः ये 4 तरीके के टिश्यू से ही मिलके बने होते हैं। और ये जो 4 टिश्यू है बच्चों, इसके बारे में बताया गया है कि ये टिश्यू कौन कौन से हैं। इनके बारे में है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इनको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है बच्चों, मैं बच्चों को इस तरीके से याद कराता हूं, MCEN, इसको याद रखिएगा मशीन से। तो M से हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू, C से हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, E से हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू और N से हो जाएगा न्यूरल टिश्यू। तो ये 4 तरीके के टिश्यू हैं। जितने भी आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, मुख्यतः ये 4 तरीके के ही टिश्यू से मिलके बने होते हैं और इन्हीं 4 टिश्यू के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की बात हमें इस चैप्टर में करना है। ये क्या कर रहे हैं, ये जो टिश्यू हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बच्चों स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में और एक पैटर्न में, जिससे ये ऑर्गन्स को बनाते हैं। जैसे ऑर्गन बनता है आपका स्टोमक, लंग्स, हार्ट और किडनी। जब 2 या ज्यादा ऑर्गन्स एक कॉमन फंक्शंस को बच्चों परफॉर्म करते हैं अपने फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शंस के द्वारा, तो ये सभी को मिला के बोल दिया जाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लें डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, हमारा इसोफेगस है, हमारा स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम में किडनी नहीं आएगा, लीवर आ गया, यस, पैंक्रियाज है। तो सब क्या है, ऑर्गन है। तो ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम को बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम को मिलके बना रहे हैं। और जब कई सिस्टम मिलेंगे, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मिल गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल गया, हमारा न्यूरल सिस्टम मिल गया, तो ये सब मिलके एक ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। वही चीज इस पैराग्राफ में कही गई है। कह रहा है, एग्जाम्पल क्या दे रहा है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये सब के सब एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें बच्चों को, तो क्या कह रहा है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क, वो सारे वर्क विभाजित कर लेते हैं इस तरह से कि एग्जिबिट करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर को। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, डाइजेशन करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, रेस्पिरेशंस करना। तो ये सब ने अपने अपने काम बांट लिए हैं, यस, डिवीजन कर लिया लेबर का, और ये सभी मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करा पाए प्रॉपर वे में, और बॉडी को प्रॉपर तरीके से लिविंग रख पाए, और पूरा जो ऑर्गेनिज्म है अपने सारे फंक्शन बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। चाहे वो फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का हो, रेस्पिरेटरी का हो, एक्सक्रीटरी हो या नर्वस सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, सारे सिस्टम एक दूसरे से मिलकर ही काम करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे 2 पैराग्राफ जो एनसीईआरटी के थे शुरू के, इसमें ये चीजें बताई गई हैं। अब हम फाइनली आते हैं एनिमल टिश्यू में। मैंने आपको बताया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है, उसमें 4 तरीके के टिश्यू ही मिलेंगे। ये 4 टिश्यू कौन से हैं, मैंने क्या बताया, पहला है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर और चौथा है न्यूरल। यही तो मैंने बताया, MCEN मशीन। M फॉर क्या हो गया, मस्कुलर, C फॉर कनेक्टिव, E फॉर एपिथेलियल एंड N फॉर हो गया बच्चों न्यूरल। तो ये 4 तरीके के टिश्यू हैं। तो क्या हमें इन चारों टाइप के टिश्यू के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस को समझना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जो टिश्यू हैं किस तरीके से सेल से मिलकर बने हैं। तो चलिए बच्चों, हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेजेस लेते हैं और वहां पर स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से। यस, तो हमें बच्चों स्टार्टिंग किससे करनी है, हमें स्टार्टिंग करनी है एपिथेलियल टिश्यू से। तो पहला टिश्यू है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें बच्चों, तो यहां पर देखिए कुछ एपिथेलियल टिश्यू दिखाए गए हैं।
जितने भी इपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो होता है सिंपल, और दूसरा होता है बच्चों कंपाउंड। दूसरा कौन सा होता है? कंपाउंड। तो यहां पर सिंपल इपिथेलियम के कुछ फिगर आपको दिए गए हैं, जरा इन फिगर्स को देख लीजिए तो चीजें आपको और समझ में आ जाएंगी। मैंने बताया जो इपिथेलियल टिश्यू है दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स, अगर हम बात करें यहां पर सिंपल इपिथेलियम की बच्चों, तो यहां पर ये जो दिखाया गया है ये स्क्वैमस इपिथेलियल है, यस। ये बी वाला हमारा क्यूबॉइडियल है, सी वाला हमारा ये कॉलमनर है, और जो डी वाला है हमारा बच्चों ये कॉलमनर है, जिसमें आपको ये दिख रही है सीलिया। बच्चों याद रखिएगा सीलिया और माइक्रोविलाई बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। सीलिया कभी भी चीजों को सीक्रेट नहीं करती है, जबकि माइक्रोविलाई से चीजें सीक्रेट होती हैं। ये बेसिक अंतर, इसको समझिएगा। सीलिया साइज में भी बड़ी होगी, माइक्रोविलाई साइज में छोटी होगी। चलो, तो ये जो सेल्स हैं जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइप्स किसका है? सिंपल इपिथेलियम का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले पैराग्राफ से, और इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है इसके एक एक लाइंस को हम लोग क्लियर करते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं कि वी कॉमनली रिफर टू एन इपिथेलियल टिश्यू एज इपिथेलियम। हम इपिथेलियल टिश्यू को बच्चों हम लोग इपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं, और इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है इपिथेलिया। क्लियर है? चलिए जब देखें प्रॉपर आ रहा है स्क्रीन में, आपको दिख रहा है कि नहीं? यस, प्रॉपर आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो टिश्यू होते हैं इपिथेलियल टिश्यू, इसमें आपको फ्री सरफेस देखने को मिलेगी। इसकी जो सरफेस है, इनका सरफेस का जो फेस है, या तो बॉडी फ्लूइड मतलब अंदर की ओर होगा, या आउटसाइड होगा। कहां पर? एनवायरमेंट्स की तरफ। तो इपिथेलियल टिश्यू का एक सरफेस या हो सकता है एनवायरमेंट की तरफ, बाहर की तरफ हो, या बॉडी फ्लूइड या अंदर की तरफ हो। पहला पॉइंट। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है इसलिए चूंकि इनका जो फेस है या तो बॉडी फ्लूइड के अंदर है या एनवायरमेंट्स की तरफ है, इसकी वजह से क्या करते हैं एक्चुअली ये कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। दूसरे शब्दों में कह लीजिए ये लाइनिंग देते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी का। एग्जाम्पल क्या है? अगर हम बात करें जैसे सेल्स, इनके सेल्स एक दूसरे से कंपैक्टली पैक्ड हैं, मतलब जो इपिथेलियम के जो टिश्यू आप देखेंगे यहां पर, देखिए बहुत कंपैक्टली पैक्ड हैं, ये एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं। कंपैक्टली मतलब सघन रूप से इनकी संरचना है, कंपैक्टली पैक्ड हैं। और इसमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा होता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या है? बहुत कम है, लिटिल है। आप देखें यहां पर दो तरीके की इपिथेलियल टिश्यू की बात करी गई है। पहला है सिंपल और दूसरा है कंपाउंड इपिथेलियम। मैंने क्या बताया था? दो तरीके के हैं, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड को कभी कभी हम कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। तो ये क्या है? ये कंपाउंड और सिंपल। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे सिंपल इपिथेलियम की। क्या कहता है? जो सिंपल इपिथेलियम है, इसलिए सिंपल कहा गया बच्चों कि इसमें आपको हमेशा सिंगल लेयर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल इपिथेलियम में हमेशा जो टिश्यू की लेयर होगी बच्चों, सेल्स की लेयर होगी, वो हमेशा सिंगल लेयर होगी। लेकिन जब आप कंपाउंड इपिथेलियम में देखेंगे तो वहां पर लेयर या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। क्या कह रहा है? और इसका जो फंक्शंस होता है वो क्या करता है? बॉडी कैविटी को लाइनिंग करता है। बॉडी कैविटी को लाइन करेगा डक्ट, बॉडी कैविटी जैसे डक्ट है, किसी ग्लैंड्स की डक्ट, और जो ट्यूब्स हैं उनकी अंदर से उनको लाइनिंग करता है, मतलब एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन देता है। कहता है जो कंपाउंड इपिथेलियम है, ये तो सिंपल इपिथेलियम की बात हो गई। कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में कह रहा है इसमें 2 या 2 से ज्यादा सेल की लेयर्स होती हैं, और इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन, जैसे कि स्किन करती है। जिस तरह से स्किन हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करती है, वैसे ही ये जो हमारे कंपाउंड इपिथेलियम है, इनका फंक्शंस भी क्या होता है? प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करना। तो आपने क्या अंतर देखा बच्चों? यहां पर सिंपल इपिथेलियम सिंगल लेयर है, जबकि जो हमारी कंपाउंड इपिथेलियम है वो 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स के द्वारा बनी हुई है, और इसका फंक्शंस क्या है? प्रोटेक्टिव।
क्लियर है? ये हमारी सिंपल इपिथेलियम कहां पर मिल रही है? बॉडी कैविटीज के अंदर, जैसे डक्ट्स हैं, जैसे ट्यूब्स हैं, इनके अंदर देखने को मिल रही है। अगर हम बेस बना लें किसका? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस का सेल्स के, तो आप देखेंगे जो सिंपल इपिथेलियम है बच्चों, वो मुख्यतः 3 तरीके की सिंपल इपिथेलियम होती है। कौन कौन सी? पहला टाइप है स्क्वैमस सिंपल इपिथेलियम, सेकंड है क्यूबाइडल सिंपल इपिथेलियम और थर्ड है कॉलमनर सिंपल इपिथेलियम। और इन्हीं तीनों इपिथेलियम्स के यहां पर फिगर प्रॉपर दिए गए हैं। चलिए जरा तीनों इपिथेलियम्स के फिगर्स को हम लोग यहां पर देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देखो। सबसे पहले आप देखिए यहां पर सिंपल इपिथेलियम का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो स्क्वैमस सेल का है। किसका है बच्चों? जरा इसको फिक्स कर लेते हैं। ये है सिंपल इपिथेलियम के, ये क्या है? स्क्वैमस सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं? स्क्वैमस सेल्स हैं बच्चों। और ये देखो ये कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, फ्लैट यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये फ्लैटेंड सेल्स हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा आप देखें, दूसरा हमारे हैं जो बी है, ये क्यूबाइडल है। तो इनका जो स्ट्रक्चर देखो, क्यूब जैसा यहां पर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेल्स बच्चों कैसे होते हैं? क्यूबाइडल होते हैं। और जो तीसरे सेल्स हैं वो कॉलम जैसे बच्चों होंगे। देखिए जैसे कॉलमनर सेल्स हैं, तो ये कॉलमनर्स इनके सेल्स होते हैं। और कभी कभी ये कॉलमनर सेल्स में आपको क्या मिलेगा? सीलिया देखने को मिलता है। तो ये सेल्स कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तो यहां पर देखो ये सीलिया आपको देखने को मिल रहा है। तो सीलिया और माइक्रोविलाई दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों। फिर से मैं आपको बता दूं, माइक्रोविलाई सी चीजें सिक्रीट होती हैं, सिक्रीशन में मदद करती है, वो मेम्ब्रेनस प्रोटूबियरेंस है। जबकि सीलिया क्या है? सीलिया मूवमेंट्स में हेल्प करेगा, किसी प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और सीलिया का साइज हमेशा माइक्रोविलाई के साइज से बड़ा होता है, इसको भी माइंड में आपको रखना है। तो यहां पर आप देखें, यहां पर सिंपल इपिथेलियम के टाइप्स दिखाए गए। पहला स्क्वैमस था, दूसरा हमारा क्यूबाइडल सेल्स था, तीसरा हमारा कॉलमनर सेल्स है, और यहां पर भी कॉलमनर सेल्स है। लेकिन ये ऐसे कॉलमनर सेल्स हैं जिसमें आपको ये सीलिया देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम पहले इस स्क्वैमस सेल्स की बात करें बच्चों, तो इसके बारे में क्या कह रही है एनसीईआरटी? ये कह रही है कि ये ऐसे सेल्स होते हैं, ये ऐसा टिश्यू है जिसमें सिंगल थिन लेयर मिलेंगे फ्लैटेंड सेल्स के, और विद इररेगुलर बाउंड्रीज। इनकी जो बाउंड्रीज होगी वो रेगुलर नहीं होगी, इररेगुलर शेप की होगी, इररेगुलर बाउंड्रीज होगी। और दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ, कहां मिलते हैं? मुख्यतः ये ब्लड वेसल्स की वॉल जो होती है, और जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स के, वहां पर ये लाइनिंग करते हैं और वहां पर ये मिलते हैं। जरा इसको ऊपर कर लेते हैं तो पूरा पैराग्राफ हमको साफ साफ दिखेगा। स्क्वैमस इपिथेलियम के बारे में क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी? स्क्वैमस इपिथेलियम के बारे में कह रही है कि ये एक सिंगल थिन लेयर होते हैं, किसके? फ्लैटेंड सेल्स के, जिसमें इररेगुलर बाउंड्रीज आपको देखने को मिल रही हैं। और मुख्यतः ये कहां में मिलेंगे? ये मिलेंगे ब्लड वेसल्स के वाल में, और जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स के, उसके वाल जो है बच्चों, ये इसी स्क्वैमस इपिथेलियम के बने होते हैं। अब आप देखो, अगर ये ब्लड वेसल्स की वाल और जो लंग्स, जो एयर सैक्स है लंग्स के, इसका काम क्या है? डिफ्यूजन होना, डिफ्यूजन करना। ब्लड वेसल्स भी डिफ्यूजन करती हैं गैसेस का। तो एक्चुअली अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें बच्चों, तो इनका जो मेन फंक्शंस होता है वो एक्ट एज डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह काम करते हैं। इसको रेड कलर से कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा। इनका काम होता है कि ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज को बनाती हैं। डिफ्यूजन बाउंड्री का मतलब है इसकी जो वॉल है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, गैसेस का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? क्यूबाइडल इपिथेलियम की। क्या कह रहा है? ये भी बच्चों अगर हम बात करें तो ये भी किसका बना हुआ है? ये भी आपका, ये भी सिंगल लेयर है, क्यूब लाइक सेल्स हैं। देखो जितने भी आपको सिंपल मिल रहे हैं बच्चों, सब के सब सिंगल लेयर ही मिल रही है सेल्स की। इस बात को माइंड में रखना, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहां पर अगर आप देखें कि यहां पर जो क्यूबाइडल इपिथेलियम है वो भी सिंगल लेयर की बनी हुई क्यूब लाइक सेल से,
और मुख्यतः ये जो आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके के टिश्यू, वो मिलते हैं जो ग्लैंड्स की डक्ट हैं, जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट है, जैसे आपकी हिपैटिक डक्ट है, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। और कुछ जैसे ट्यूबुलर पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। ट्यूबुलर पार्ट्स कौन से होते हैं? पीसीटी, डीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का मतलब क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो वहां पर ये टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। तो ये नेफ्रॉन के पार्ट्स कहां पर है? किडनी के। आपको पता है किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन ही है। हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत डिटेल से इसकी स्टडी करने वाले हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है बच्चों, किसका? क्यूबाइडल एपिथेलियम का, वो होता है चीजों को सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका काम क्या हो गया? इसका काम हो गया सिक्रीशन एंड बच्चों एब्जॉर्प्शन। अगर एग्जांपल ले लें, जैसे एपिथेलियम, अगर हम पीसीटी की बात कर लें, एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की, जिसको साइड में पीसीटी बोलते हैं, किसकी? नेफ्रॉन की किडनी में। तो इसमें आपको माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं। यहां पर माइक्रोविलाई होते हैं। तो माइक्रोविलाई कहां पर मिल रहे हैं? क्यूबाइडल। हाँ, तो माइक्रोविलाई आपको कहां मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं आपको क्यूबाइडल एपिथेलियम में। कहां पर? आपको जो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं, कौन सा? पीसीटी, वहां पर आपको मिल रहा है माइक्रोविलाई। तो इनका फंक्शंस क्या होता है? सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। जब आप पीसीटी का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सिक्रीट भी कुछ चीजों को कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कुछ चीजों को कर रहा है, क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन तो यहीं पर होता है ना, नेफ्रॉन में। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इनका मेन फंक्शन होता है। अब हम थर्ड बात कर लें किसकी? कॉलमनर एपिथेलियम की। जो इनका शेप कैसा होता है? कॉलम लाइक होता है, इलोंगेटेड सेल्स हैं, और ये भी किसके बने हुए? सिंगल लेयर सेल्स के बने हैं। इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, इसके सेल लंबे होते हैं और स्लेंडर सेल्स होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियाई है वो बेस पे लोकेटेड होता है। अगर आप जैसे आप सेल देखोगे, मान लो एक कॉलमनर सेल है, तो न्यूक्लियाई इसका बेस पे होगा। तो न्यूक्लियाई कहां पर लोकेटेड है? इसके बेस पे लोकेटेड है। और इसका जो फ्री सरफेस है, इसमें माइक्रोविलाई हो भी सकते हैं बच्चों और नहीं भी हो सकते। इस बात को याद रखना है। ये मुख्यतः कहां पर देखने को मिलते हैं? स्टोमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, और ये हेल्प करते हैं सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में। तो देखो, ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, जिस तरह से ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे थे। क्यूबाइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम दोनों को आप सेम देख रहे हैं। इस चीज को माइंड में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि यदि जो कॉलमनर या क्यूबाइडल सेल, क्योंकि कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल आप दोनों देख रहे हैं बच्चों, दोनों का मेन एक ही फंक्शन है, क्या? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। तो ये कह रहा है कि यदि कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स, अगर इसमें आपको सीलिया देखने को मिलती हैं उनके फ्री सरफेस में, तब हम इनको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको तब हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, यदि इनकी फ्री सरफेस में क्या देखने को मिलेगी? सीलिया। यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इनके जो फंक्शन है, इनका काम करता है, ये पार्टिकल्स को मूव करते हैं म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथेलियम के जस्ट ऊपर। भाई सीलिया जो इस तरीके से मूवमेंट्स करता रहता है, तो जो चीजें आती हैं आगे की तरफ मूव करता रहता है। इसका मेन फंक्शन ये है। They are mainly present in the inner surface of the hollow organ। जो hollow organ होते हैं अंदर से, जो ऐसे अंग जो अंदर से खाली होते हैं, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। जैसे आपका ब्रांचियोल्स, आप जानते हैं ब्रांचियोल्स। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो सबसे पहले ये आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रांची, और ब्रांची से होते हैं ब्रांचियोल्स। तो यहां पर जैसे ब्रांचियोल से मिलेंगे। फैलोपियन ट्यूब, आपको पता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फैलोपियन ट्यूब में कौन मूवमेंट्स करता है? ओवम का मूवमेंट्स होता है। तो वहां पर उसके मूवमेंट्स में ये हेल्प करते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में आपको देखने को ये मिलते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो बच्चों आपको याद होगा, जरा मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के आपको समझा देता हूं। जैसे आपको याद होगा, एक मिनट, यहां पर ये ओवरी है, कनेक्टिव टिश्यू है, और जब यहां से ओवम रिलीज होता है इसके अंदर जाता है, तो ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब।
और इसी फैलोपियन ट्यूब में ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको आगे की ओर मूव कराते हैं ओवम को, और कहां पर लाते हैं, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे, जहां पर प्रॉपर ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये कह रहा है कि कभी कभी ये जो कॉलमनर या क्यूबाइडल सेल्स होते हैं कभी कभी बच्चों ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और तब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम को बनाते हैं। ऐसी एपिथेलियम जहां पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जरा पानी पी लें फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। यस, और ऐसी एपिथेलियम जिसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अच्छा, ये मुख्यतः दो तरीके की ग्लैंड्स हो सकती हैं, या तो ये यूनिसेलुलर हो सकती हैं या तो ये मल्टीसेलुलर हो सकती हैं। यूनिसेलुलर का सबसे अच्छा एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स, और ये गॉबलेट सेल्स कहां पर देखने को मिलते हैं? आपको पता है जो एलिमेंट्री कैनाल है, ड्यूडिनम रीजन में आपको देखने को मिलता है ये गॉबलेट सेल्स। यस, इसके अलावा कुछ सेल्स की क्लस्टर्स होते हैं। मल्टीसेलुलर में बात करें जैसे सैलिवरी ग्लैंड, ये इसी का एक एग्जांपल है। दूसरी तरफ ये ग्लैंड्स अपने अंदर का सिक्रीशन ये कैसे कर रहे हैं, इसके आधार पर दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं। पहला होता है एक्सोक्राइन और दूसरा होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीशन करती हैं, और इनका जो सिक्रीशन होता है उसको हार्मोन्स बोलते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये अपना सिक्रीशन फ्री सरफेस पे करती है, मतलब यहां पर आपको डक्ट देखने को मिलेगी, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के केस में डक्ट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये क्या सिक्रीट्स कर रहे हैं? ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा, ईयर बैग्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सब सिक्रीट हो रहे हैं, और सब कहां पर सिक्रीट हो रहे हैं? फ्री सरफेस में। यस, और ये जो एक्सोक्राइन है किसके द्वारा सिक्रीट हो रहे हैं? डक्ट या ट्यूब्स के द्वारा सिक्रीट हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बच्चों, ये इनमें कोई भी डक्ट नहीं होती, इसलिए ऐसी ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को हम हार्मोन्स बोलते हैं, और ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो इनकी ग्लैंड्स होती है वो होती है फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। एक्चुअली ये ऐसी ग्लैंड्स होती है जो ऑलरेडी ब्लड में होती है, मतलब ब्लड से ये नहाई होती है, आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। तो दो तरीके के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको डक्ट देखने को मिलेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड में आपको डक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट सिक्रीशन ब्लड में करेगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये अपना सिक्रीशन फ्री सरफेस में करती है। जैसे इसका एग्जांपल है बच्चों म्यूकस, सलाइवा, ईयर बैग्स, ऑयल, जो ग्लैंड्स हैं, मिल्क ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सब किसका एग्जांपल है? एक्सोक्राइन का। एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल जैसे हम आपको पता है पैंक्रियास, वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरीके का काम करती है। एक्सोक्राइन में वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है, और एंडोक्राइन में आपको पता है इंसुलिन को सिक्रीट करती है। और इंसुलिन का काम क्या है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंट्री कराना। यस, तो इस तरह से आप देखिए यहां पर पैंक्रियास। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम की। अभी तक हम लोग ने जो बात करी यहां तक, ये सारी बात हमारी किसकी थी? सिंपल एपिथेलियम की थी, जिसमें देखो यहां पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम दिखाया गया, यहां पर देखो ये यूनिसेलुलर सेल्स हैं, और यहां पर आपकी ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स का एग्जांपल दिखाया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? कंपाउंड एपिथेलियम की। यस बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियम्स के बारे में क्या पॉइंट्स कह रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें आपको सबसे बड़ा अंतर क्या दिखेगा कि इसमें जो सेल्स की लेयर है वो हमेशा एक से ज्यादा मिलेगी, दो या दो से ज्यादा मिलेगी। तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या कह रहा है? ये बनी होती है मोर देन वन लेयर, अर्थात मल्टी लेयर्ड होती है सेल्स की। इसलिए इसका जो रोल्स होता है, लिमिटेड रोल होता है किसमें? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इसका लिमिटेड रोल है। सबसे ज्यादा रोल तो कहां देखने को मिल रहा था? सिंपल एपिथेलियम के केस में देखने को मिल रहा है। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन देना होता है, मतलब सुरक्षा देना होता है किसके अगेंस्ट? केमिकल और जो मैकेनिकल स्ट्रेस हैं। अगर कोई चोट लगती है तो वहां से प्रोटेक्ट करता है, या कोई केमिकल किसी ट्यूब के अंदर से सीक्रेट हो रहा है तो उस केमिकल से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है।
दे कवर द, ये क्या क्या कवर करते हैं? स्किन की ड्राई सरफेस को, बक्कल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस को, फेरेनिक्स को, और जो इनर लाइनिंग है डक्ट्स की, मुख्यतः सैलिवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियाटिक डक्ट, वहां पर आपको ये कंपाउंड इपिथेलियम देखने को मिलते हैं। और इनका मेन काम क्या है कि जो एंजाइम्स हैं, जो केमिकल यहां से सीक्रेट हो रहे हैं, उससे प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उस नली को। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि सभी सेल्स जो इपिथेलियम्स की होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, हेड होती हैं। इसमें कुछ बहुत थोड़ा सा इंटरसेलुलर मटेरियल देखने को मिलता है। अगर आप देखें लगभग सभी एनिमल्स में जो टिश्यू होते हैं उसमें आपको स्पेशलाइज्ड जंक्शन देखने को मिलते हैं, और ये स्पेशल जंक्शन प्रोवाइड करते हैं क्या? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक। तो याद रखिएगा ये जो जंक्शन है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर को देखने में और उनके फंक्शंस को। तो तीन तरीके का मुख्यतः सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं। पहला होता है टाइट जंक्शन, दूसरा होता है एडरिंग जंक्शन, और थर्ड होता है बच्चों गैप जंक्शन। अगर हम टाइट जंक्शन, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, टाइट जंक्शन है, मतलब सेल्स को आपस में बहुत टाइटली हेल्ड करेंगे जिससे किसी तरह का कोई लीकेज ना हो। तो ये होते हैं टाइट जंक्शन और हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को रिलीज होने से, लीकिंग होने से अक्रॉस ए टिश्यू। दूसरा होता है एडरिंग। एडरिंग का मतलब क्या होता है? चिपकाना। ये ऐसे जंक्शन होते हैं जिनका काम होता है सीमेंटिंग। सीमेंट का काम क्या होता है? दो ईंटों को आपस में मजबूती से जोड़ देना। तो यही काम यहां पर है, सीमेंटिंग करते हैं अपने नाइबरिंग सेल्स को साथ में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन है बच्चों, ये है गैप जंक्शन। यही फैसिलिटेट करता है सेल और सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में अगल बगल के सेल साइटोप्लाज्म के द्वारा कनेक्टेड होते हैं ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, और इसमें रैपिड ट्रांसफर होता है आयंस का एक सेल से दूसरे सेल में। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है, और कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरे सेल में होता जाता है। किस जंक्शन के द्वारा? गैप जंक्शन के द्वारा। तो तीन तरीके के जंक्शन देखने को आपको मिल रहे हैं मुख्यतः। कौन कौन से? टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उस सेशन में हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की, कि कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर्स क्या है। तो बच्चों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और वहां पर बात करने वाले हैं किसकी? हम कनेक्टिव टिश्यू की। तब तक के लिए बाय बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।